नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट की हमारी सीरीज चल रही थी जो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज डिस्कस करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर। तो आज से हम दो सीरीज पैरेलल चलाएंगे, आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे दो तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है। एक तो आर्ट वाइज डिस्कस कीजिए, जैसे विजुअल आर्ट है तो विजुअल आर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पर हो गया, पोट्री होगी, पेंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं विजुअल आर्ट में। उसके अलावा मान लीजिए जो हमारी है परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस आर्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं? म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री या फिर सर्कस। और तीसरा तो मिसलेनियस में कुछ भी मान लीजिए आप, ये हमारा धर्म मान लीजिए, रिलीजन मान लीजिए, लिटरेचर, ये सब चीज़ें आएंगी। तो या तो देखिए आप पहले ऐसे डिस्कस करो कि सारा आर्किटेक्चर डिस्कस करो, फिर सारा स्कल्पचर डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद में ये चीज़ें। तो दूसरा तरीका ये है कि टाइम वाइज हम चलें। पहले हड़प्पा का जो भी चीज़ें आती हैं, हड़प्पा संस्कृति की, सबसे पहले वो डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद में वैदिक की चीज़ें डिस्कस कर ले, फिर मौर्यंस की, पोस्ट मौर्यंस की, टाइम वाइज हम चलें। तो काइंड ऑफ मिक्स हम चलेंगे, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सा सोर्स सबसे सही है? देखिए, सारा कुछ तो किसी सोर्स में है नहीं। वैसे नितिन सिंघानिया का जो सोर्स है वो सही है, आप उसे कर सकते हैं। और हम भी सबसे पहले तो उस पर ही फोकस करेंगे, नितिन सिंघानिया के सोर्स पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद में जो बाकी तमाम तरह के सोर्सेज हैं उसमें देखेंगे कि क्या क्या हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है। मेन मकसद यही है कि हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए। सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोच जरूरी है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। आगे क्या है? सबसे पहले देखिए, सील्स आते हैं। हड़प्पा संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर की जब भी बात आती है तो सील्स आते हैं। उससे पहले चाहे आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि आर्किटेक्चर और स्कल्पर में डिफरेंस होता क्या है। देखिए, आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो कई चीज़ों से बना होता है। इसमें पत्थर भी होते हैं, स्टोन भी होते हैं, ग्लास भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं इसमें आर्किटेक्चर में। जैसे हमारा घर बनता है, घर इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो स्कल्पचर होता है, एक ही पत्थर के स्टोन को या फिर चट्टान को काट के किस प्रकार से एक कोई रूप दिया जाता है, कोई पिल्लर का या फिर किसी फॉर्म का, मोनोलिथिक होता है स्कल्पचर। उसमें और कुछ भी नहीं मिलाया जाता, बस एक पत्थर को काट के ये बनाया जाता है स्कल्पचर। जबकि आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा आप कह सकते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग होती है आर्किटेक्चर में, और यहाँ पे इनोवेशन होता है स्कल्पचर में। तो ये कोई खास डिफरेंस है नहीं, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा में आती हैं सील्स। सील्स किसी भी पदार्थ की बनी हो सकती थी, खास करके ज़्यादातर ये बनी होती थी स्टीटाइट की। स्टीटाइट एक प्रकार से रिवर में सॉफ्ट स्टोन मिलता था, उसका नाम है स्टीटाइट। और आमतौर पर स्टीटाइट से ये सील्स बनी होती थी, ये देखिए। वैसे ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, कॉपर से भी बनी हो सकती थी, गोल्ड से भी बनी हो सकती थी, और भी कई चीज़ों से बनी हो सकती थी ये। और देखिए, ये किस फॉर्म में होती थी ये भी कोई निश्चित नहीं था। कई तरह के फॉर्म में हो सकती थी, रेक्टेंगुलर हो सकती थी, है भी, मतलब आजकल वो टाइम नहीं है, लेकिन सील्स तो अभी भी मौजूद है। और सील्स यानी रेक्टेंगुलर, स्केयर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में, इन सभी फॉर्म में हो सकती थी। लेकिन ज़्यादातर जो सील्स होती थी वो स्टीटाइट फॉर्म में होती थी, और स्केयर फॉर्म में होती थी, और 2x2 की फॉर्म में होती थी। समझ गए? और इन पे कुछ ना कुछ अंकित होता था। ये देखिए यहाँ पे, या तो कोई एनिमल की पिक्चर, और या फिर कुछ ना कुछ और पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन इस सील्स पे होती थी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से एनिमल्स इस पे जो होती थी पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन उनकी होती थी, देखिए काफ़ी सारे एनिमल्स की होती थी, जैसे कि बुल मान लीजिए, यूनिकॉर्न, राइनोज, एलिफेंट, ब्रिसन, गोट, बफेलो, लेकिन काओ को छोड़ के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लीजिए इसे। काओ नहीं थी, काओ को नहीं जाना जाता था हड़प्पन टाइम्स में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी वो होती थी यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न की सील को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। ये देखिए, एक सिंग वाला जो ये एनिमल था यूनिकॉर्न, काफ़ी पवित्र इनको माना जाता था। और कई कई ईरा में भी इनकी, और किसी ईरा में भी इनकी फ़ोटो काफ़ी प्रचलित होती है, यूनिकॉर्न। इसके अलावा जो पशुपति महाराज हैं, पशुपति महाराज का लिंक जो है हमारे शिव जी भगवान से किया जाता है, और इनकी भी सील पे काफ़ी एक्सप्रेशन मिलती है। काफ़ी मतलब जो फोटो इस सील पे अंकित होती है, इनकी जिस सील पे इनकी फ़ोटो अंकित होती है वह काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पे पाई जाती थी। और उसके बाद में देखिए, बात यूँ है कि सील्स किस काम आती थी। सील्स काफ़ी तरह के काम आती थी। एजुकेशन के काम आती थी, व्यापार के काम आती थी, या फिर घर में डेकोरेशन के काम आती थी, कई तरह के काम आती थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि क्या सील्स एजुकेशन के लिए यूज होती थी, क्या डेकोरेशन के लिए यूज होती थी, क्या व्यापार के लिए यूज होती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं। और सील्स जो होती थी दोनों दोनों जगह पे होती थी। कई सील्स ऐसी होती थी, आगे भी और पीछे भी। तो इस तरह से भी अगर यूपीएससी पूछे कि सील्स वर यूज टू बी ऑन वन साइड ओनली, नो इट्स नॉट ट्रू, दोनों साइड ये होती थी, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में तो दो हो गए। एक टेराकोटा फिगर्स बहुत फेमस थी वहाँ के। ये देखिए टेराकोटा फिगर्स, जैसे अपने कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी के जो खिलौने बनाते हैं उसी, या फिर मिट्टी से कोई आकृति बनाती हैं, उसी प्रकार की चीज़ों को, यानी पकी हुई मिट्टी के से जो फिगर बनाते थे टेराकोटा नाम से, उसको ये कहते थे टेराकोटा फिगर्स। ये देखिए, ये मिट्टी से बने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस होते थे वो खिलौने होते थे, जैसे ये कार्ट्स एंड व्हील्स,
और कुछ पंछी हो गए, कुछ प्राणी हो गए, या फिर कुछ और एनिमल्स हो गए। तो इस तरह की चीज़ें फेमस थी। अच्छा, मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अब आपको कैसे इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ों को यूज करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए इनडायरेक्टली, क्या व्हील्स होते थे हड़प्पन टाइम्स में? तो देखिए अब हो सकता है कि आपने ये चीज़ ना पढ़ी हो कि क्या व्हील्स यानी पहिए होते थे या नहीं होते थे हड़प्पन टाइम्स में, लेकिन आपको याद है कि जो टेराकोटा फिगर होती थी वो एक प्रकार से काट होता था, उसमें बैलगाड़ी होती थी, तो पहिया तो होगा ना। तो इनडायरेक्टली आपने अंदाजा लगा लिया कि उस टाइम पे ऐसे खिलौने होते थे तो पहिए भी होंगे ही, समझ गए? तो ये होता है इनडायरेक्टली कॉमन सेंस को यूज करना। आपने डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ा कि वहां पे व्हील्स होते थे या नहीं होते थे, लेकिन आपने बस ये इस आकृति को यूज करके अपने दिमाग में लॉजिक लगाया और आपको पता लग गया कि जी हाँ, पहिए वहां पे उस टाइम पे होते थे। और आगे देखिए, ये है जो लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो डांसिंग गर्ल की ये फिगर है, ब्रोंज से बनी होती थी। तो कैसे ये लोस्ट वैक्स की टेक्निक क्या होती थी? देखिए सबसे पहले वैक्स का यूज करके कोई आकृति बनाई जाती थी। मान लीजिए ये डांसिंग गर्ल की आकृति बनाई गई है, तो उसके बाद में वैक्स से वो आकृति बना के उसके ऊपर में मिट्टी लगा दी जाती थी। तो बाद में देखिए मिट्टी लगा दी जाती थी, तो उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं भट्टी में जलाया जाता था। तो फिर जो कच्ची मिट्टी होती थी वो तो पक्का रूप धारण कर लेती थी। मान लीजिए ये वैक्स है एक, और इसके ऊपर हमने मिट्टी लगाई, इसको जलाया गया, तो जो मिट्टी थी वो तो पक्की हो जाएगी। बाद में थोड़ा सा पक्की हुई मिट्टी में सुराख किया और गर्म करते हैं तो वैक्स पिघल के नीचे आ जाएगा। तो बाद में थोड़ा सा वो जगह खाली हो जाएगी, उसमें हम ब्रोंज को भर देंगे। जब ब्रोंज पूरा भर जाएगा और उसी आकृति में होगा जिस आकृति में वो पहले था, और उसके ऊपर मिट्टी होगी, बाद में उस मिट्टी को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ ब्रोंज रह जाएगा। दोबारा से बताता हूं आपको। देखिए मान लीजिए पहले ये वैक्स से हमने ये आकृति को शेप दे दिया, उसके बाद में इस पे मिट्टी से कच्ची मिट्टी से हम इसको लेप देंगे, गर्म करेंगे इसको, तो कच्ची मिट्टी बाहर गर्म करने के बाद में पक्की हो जाएगी। तो थोड़ा सा सुराख करके और गर्म करेंगे तो जो वैक्स था वो तो पिघल के बाहर आ जाएगा, लेकिन इसकी पिघले हुए वैक्स जो बाहर निकल गया उसकी जगह हम ब्रोंज भर देंगे इस आकृति में। फिर जब पूरा ब्रोंज भर जाएगा, जब वो सूख जाएगा, फिर बाहर लगी मिट्टी को हटा देंगे तो रह क्या जाएगा? सिर्फ ब्रोंज। तो ये टेक्निक थी लोस्ट वैक्स टेक्निक, याद रखिएगा। और ये कई जगह में पाई जाती थी, ये कालीबागान, दैमाबाद, हड़प्पा। तो ये तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए बात यूं है कि जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है इसके बारे में कहा जाता है ये त्रिभंगा शेप्स में है, जैसे इनका हाथ यहाँ पे है तो त्रिभंगा शेप है इनकी, और काफ़ी ज़्यादा गहने इन्होंने अपने शरीर पे लगाए हुए हैं, नेकलेस, ताबीज वगैरह और ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज किए हैं। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आता है भाई, डांसिंग जो गर्ल है, जो फेमस आकृति है, वो किस शेप में है? त्रिभंगा शेप में है, क्या गहने लगाए हुए हैं? तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए ये दो और भी ज़्यादा फेमस हैं हड़प्पा के। ये एक तो बर्डिड प्रीस्ट, दाढ़ी वाले जो प्रीस्ट हैं, बाबा हैं। तो कई बार इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्या उनके ऊपर में कैसे जो डिस्क्रिप्शन पूछ ली जाती है कि चादर है, ये देखिए हाफ शरीर पे चादर है, ऐसे ढकी हुई है, दाढ़ी है, आंखें छोटी हैं। तो बस आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और एक कई बार मेल टोर्सो भी होता है, जो मेल की ऊपर की बॉडी, जैसे मान लीजिए ये है तो बस इतनी इतनी बॉडी, मेल टोर्सो। तो ये रेड सैंडस्टोन में बने होते हैं और ये कॉपर में बनी होती है। रेड सैंडस्टोन, मेल टोर्सो लाल रंग का होता है, और ये कॉपर में बॉडी जो है प्रीस्ट हैं। आगे पोट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पोट्री तो देखिए जो कुम्हार जैसे कच्ची मिट्टी से सेब बनाते हैं वैसे ही पोट्री होती है ये, और कच्ची मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन भी आप कह सकते हो, पका लोगे तो उसको। तो देखिए बात यूँ है कि काफ़ी तरह की पोट्री वहाँ पे यूज़ होती थी उस समय में, और काफ़ी पर्पजेज़ के लिए इसे यूज किया जाता था। वही सेम बात है कि बिजनेस के लिए यूज किया जाता था, घर में सजावट के लिए यूज किया जाता था, या फिर कोई चीज़ स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता था। आमतौर पे जो ये बनी होती थी हाथ से बनी होती थी। प्लेन पोट्री की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, अदरवाइज पहले रेड बैकग्राउंड करके उस पर ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस खींची जाती थी, लेकिन प्लेन कलर की जो ये थी उस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। और कई बार तो देखिए पोट्री पे जब बर्तन बनाते थे उस पर काफ़ी तरह की आकृतियाँ भी बनाई जाती थी, जैसे पेड़, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब चीज़ों की आकृतियाँ भी बनाई जाती थी पोट्री पर, यानी मिट्टी के बर्तनों पर। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में देखिए आता है ऑर्नामेंट्स यानी गहने। अब गहने तो हमने देखा ही था, जैसे वो डांसिंग गर्ल की पिक्चर थी, काफ़ी ज़्यादा गहने वहाँ पे यूज होते थे उस समय में, और तमाम तरह के गहने जैसे नेकलेस, तावीज, और इवन जो अंगूठी होती थी हाथों में, बोथ फीमेल एंड मेल, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों गहने पहनते थे उस समय में। और देखिए इवन जो डेड बॉडीज़, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी उस समय में, तो डेड बॉडी के साथ में भी गहनों को छोड़ दिया जाता था। ये चीज़ बताता है कि वो
यानी लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। यानी अगर मान लीजिए किसी की मरने के बाद किसी की बॉडी को ब्यूरी किया गया है, दबाया गया है धरती के अंदर में, तो उनके साथ में बर्तन छोड़ देते थे ये, और गहने भी छोड़ देते थे। इसका मतलब ये है कि वो यूँ सोचते थे कि अभी जो जिसकी मृत्यु हुई है वो किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उनको सजा के भेजा जाए, और बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी बीच के रस्तों में, तो बर्तन भी दे देते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे। इसके बाद और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। देखिए जैसे एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग थी, सिटाडल वहाँ पे यूज होता था। देखिए ऐसे होता था वहाँ पे, तो सिटाडल मतलब एक उठी हुई जगह है, तो ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़े अमीर मर्चेंट्स रहते थे, जो उठी हुई जगह थी सिटाडल, यानी किला टाइप की चीज़। और बाद में प्लेन जगह, यहाँ पे आम आदमी रहते थे। और हाउसेज जो होते थे वो पक्की मिट्टी के बने होते थे। और दूसरा, और देखिए जो गलियाँ होती थी ना वो काफ़ी ऐसी फॉर्म में होती थी, परपेंडिकुलर ग्रिड की फॉर्म में। टॉयलेट्स होते थे हर घर में। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉयलेट्स होते थे उस टाइम में भी। तो कई बार ऐसा कहा जाता था कि देखिए हड़प्पन टाइम्स में भी टॉयलेट होते थे, और आज के टाइम में भी गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत चलाना पड़ रहा है टॉयलेट्स के निर्माण के लिए। और ग्रैंडरीज मतलब अनाज को स्टोर करके रखते थे। मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी ग्रैंडरी मिलती है, बड़ी, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। और कई जगह पे छोटी छोटी ग्रैंडरी भी मिलती है, यानी जो अनाज के गोदाम, कुछ भी कह सकते हैं आप ग्रैंडरी को। और इसके अलावा देखिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे, सीवरेज व्यवस्था अच्छी थी, रोड्स राइट एंगल्स पे कटते थे। और जो घर थे वो 2 स्टोरी घर थे, एक के ऊपर एक, समझ गए, एक के ऊपर एक। मतलब उस टाइम के हिसाब से काफी विकसित चीजें हैं। आज आपको नॉर्मल लग सकती हैं चीजें, खिड़की नहीं होती थी, और काफी चीजें की ये थी जो इंपॉर्टेंट थी वहां पे। तो काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग उनकी काफी ज्यादा बढ़िया थी। इवन पब्लिक बाथ भी होता था वहां पे, समझ गए। और ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए ऑर्नामेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे। ये गहने कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे गहने, नेकलेस, तावीज, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए आते हैं मोरियंस, हड़प्पन की। हाँ, एक बात आपको देखिए बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, जो नितिन सिंघानिया है ये काफ़ी बेसिक्स में है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स कवर करने के बाद में फिर हम डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे। तो काइंड ऑफ सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो नितिन सिंघानिया की तरफ है। बाकी सोर्सेज से जो भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो फिर हम वो बाद में कवर करेंगे। बस दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एकमात्र मकसद ये है कि बस कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए मोरियंस आर्ट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है कोर्ट आर्ट, दूसरी है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट तो वो होती है जो राजा उस टाइम पे थे वो इसका एक प्रकार से स्प्रेडनेस करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। जैसे पिलर, जैसे अशोका ने काफ़ी जो पिलर्स हैं उनको काफ़ी लगवाया था, तो ये कोर्ट आर्ट है, पिलर वगैरह लगवाना। जबकि पॉपुलर आर्ट कौन सी है, केव्स होगी या फिर स्कल्पचर्स हो गए, पोट्री होगी, ये तो आम जनता इस्तेमाल करती है, तो इसको कहते हैं हम पॉपुलर आर्ट, जो आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो मोरियंस में सबसे पहले देखिए पिलर्स की बात कर लेते हैं। पिलर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते थे मोरियंस टाइम्स में, और ऐसा आरोप कई बार लगता है कि जो मोरियंस है उन्होंने जो पिलर्स हैं वो कॉपी किए हैं आर्कमेनियन एम्पायर से, यानी ईरानियन एम्पायर से। उस टाइम पे ईरान में एक एम्पायर था, वहां से कॉपी किए हैं मोरियंस ने, ऐसा आरोप इनके लगता है। क्यों लगता है, देखिए शेप देखिए पहले तो पिलर की आप। सबसे पहले होता था साफ्ट, ये सारा साफ्ट है ये। उसके बाद में होता था कैपिटल, ये देखिए ये कैपिटल है। और बेल शेप्ड कैपिटल मेनली होता था ये देखिए बेल की शेप में है। और उसके बाद में होता था एबेकस, यानी ये देखिए ये जो यहाँ पे जो जगह है ना उसको एबेकस कहते थे। और उसके ऊपर कोई भी जिसकी भी आपने शेप देनी है, लाइन हो तो लाइन कैपिटल कह देते थे, बल कैपिटल भी कह देते थे। तो इन तरह के ऊपर ज़्यादातर तो देखिए लाइन ही होता था, शेर होता था इनके ऊपर में। इवन जो हमने हमारा जो नेशनल एम्बलम लिया है वो अशोका के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जो पिलर है वाराणसी के अंदर में, वहाँ से लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर काफ़ी तरह के एनिमल्स होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो होते थे वो लाइन ही होते थे। तो अब बेल शेप जो चीज़ है ना, ये वाली, एक सेकंड इरेजर लेके दोबारा से दिखाता हूँ। जो ये बेल शेप है ना, ये वाली चीज़ ऐसा कहते हैं कि हमने वहाँ से कॉपी की मोरियंस ने। ये वाली चीज़ कहते हैं कि हमने ईरान के एम्पायर से कॉपी करी। लेकिन और काफ़ी सारे प्रमाण निकलते हैं जिससे ऐसा कहते हैं कि जो मोरियंस की वो आर्ट थी खुद के द्वारा डेवलप की गई थी। जैसे कि देखिए जो मोरियंस के जो पिलर्स थे ना वो इंडिपेंडेंटली इरेक्ट होते थे। मतलब जैसे वो ईरान वाले थे वो तो किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाते थे अपने पिलर्स को, जबकि मोरियंस वाले थे वो तो इंडिपेंडेंटली, ये देखिए प्लेन धरती है, कुछ भी बिल्डिंग नहीं है आसपास, बस प्लेन, इसी तरह इनको यूज कर लिया जाता था, इंडिपेंडेंटली बस यूज कर लिया जाता था, किसी बिल्डिंग पे नहीं लगाया जाता था। जबकि ईरान वालों को बिल्डिंग पे लगाया जाता था। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए
आर्केमेनियन पिलर्स जो होते थे वो एक प्रकार से कहें तो आप ये जो मोरियंस वाले होते थे वो मोनोलिथिक होते थे, और जबकि आर्केमेनियन यानी ईरान वाले होते थे वो कई चीज़ों से मिक्स बने होते थे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया आर्किटेक्चर में स्टोन भी हो गया, वुड भी हो गया, काफ़ी सारे पत्थरों से मिक्स बना दिया। लेकिन मोरियंस वाले जो पिलर होते थे वो एक ही चीज़ से बने होते थे, एक ही चीज़, एक ही पत्थर से, और काफ़ी तरह के यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, काफ़ी तरह का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि कोई सरमन देना है, जैसे अशोका के पिलर्स पे वो 14 उनके धर्म निकलते हैं, जो धर्म बनाया था अशोका ने। तो धर्म मतलब उनकी जो पॉलिसी थी भैरी गोसा की, बाद में कलिंगा युद्ध के बाद में जो उन्होंने ये धर्म के खिलाफ की पॉलिसी अपनाई थी, तो पिलर्स से काफ़ी तरह के उपदेश वो देते थे, काफ़ी संदेश जो देना होता था उसके लिए भी पिलर्स को यूज किया जाता था, या फिर किसी तरह की विक्ट्री यानी जीत के बाद भी पिलर्स को यूज किया जाता था। तो ये सब आप याद रखिएगा। ये जो पिलर है हम अभी डिस्कस किया हमने सारा का सारा, ये पिलर है लोरिया नंदनगढ़ का। चंपारण एक जगह है, चंपारण जगह है बिहार के अंदर में, वहाँ पे ये पिलर स्थित है जिसका नाम है लोरिया नंदनगढ़। मोरियंस ने ये बनवाया था, बिल्कुल याद रखिएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पता किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन देखिए, अब ये पिलर है, अब यूपीएससी 4 ऑप्शन दे देगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अब लोरिया नंदनगढ़ पिलर है, एक ही ऑप्शन दे दिया। दूसरा मान लीजिए गुप्ता के टाइम में जो पिलर है वो ऑप्शन हो गया। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हमें ये पता है सिर्फ लोरियन नंदनगढ़ जो पिलर है ये मोरियंस ने बनवाया था, तो हमें ये पता लग जाएगा मोरियंस तो गुप्ता से पहले है ना, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम इस्टेब्लिश कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये देखिए, ये वो पिलर है जिससे हमने हमारा नेशनल एम्बलम लिया है, 3 शेर हैं और ये सब, ये हमने अशोका के वाराणसी पिलर से लिया। अगर यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ से ये नेशनल एम्बलम लिया है हमने, तो अशोका पिलर जो वाराणसी में है वहाँ से हमने लिया है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में देखिए आते हैं स्तूपा। स्तूपा काफ़ी फेमस है, इस पर काफ़ी बार बार क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी और प्री में भी। स्तूपा क्या है? देखिए, जो इसका कंसेप्ट ये है कि बुद्धिस्ट आर्ट में इसे यूज किया जाता है, और वैसे तो देखिए ये एक प्रकार से वैदिक में भी था, लेकिन वैदिक में इनका वो सिग्निफिकेंस नहीं था, धार्मिक यूज के लिए नहीं इसे यूज किया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो असली जो इसका यूज स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ इसका मोरियंस टाइम्स में। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए, यानी कोई अगर पर्सन की डेथ हो जाती है जो बुद्धिस्ट धर्म में, तो जो मरने के बाद में जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनकी एसिड है, यानी उनकी राख है, राख को दबाया जाता है स्तूपा के नीचे। और जो सबसे पहले जो 9 स्तूपास बने थे वो यूं कहा जाता है कि जो बुद्धा थे, बुद्धा की डेथ के बाद में उनकी जो राख है, उनके शरीर की जो राख है, अस्थियां जो हैं, उनको 8 जगह पे दबाया गया था। वहां पे 8 स्तूपा स्टैब्लिश किए गए थे, और 9वीं जगह पे जिस लोटे में वो अस्थियां थी, 9वीं जगह पे उसको लोटे को दबाया गया था, तो वहां पे 9वां स्तूप बना था, ऐसा कहा जाता है। अशोका ने सबसे ज्यादा स्तूपास बनाए थे, 84,000 स्तूपास अशोका ने बनवाए थे। और स्तूपा की अब ये जानकारी देख लेते हैं हम सारी। सबसे पहले देखिए, तोरनाज होते हैं, ये जो बाहर तोरनाज होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक और 2 वर्टिकल लाइंस, और इसको कहते हैं तोरना। ये तो बाहर होते हैं, आप गेटवे भी इसको कह सकते हो। और देखिए, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें अंकित होती हैं। जो बुद्धास के जो जातक स्टोरीज हैं, जातक मतलब जातक स्टोरीज वो स्टोरीज होती हैं जो बुद्धा की पिछले जन्म की स्टोरीज, वो सब कुछ ना कुछ अंकित होता है इस पे। ये देखिए, छोटी छोटी आकृतियां हैं। इवन जो मदर गोडेस हैं, पेड़ का पौधा निकल रहा है वहाँ से, तो ये संकेत देता है कि जो धरती वोल हुई है वो मदर गोडेस से हुई है। अशोका ने जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहाँ 200 गाँव का ऋण माफ़ कर दिया था, और वहाँ से रेवेन्यू माफ़ कर दिया था। वो कई चीज़ें इस पर अंकित होती हैं। तो मेन पे इस पर क्वेश्चन भी आया था कि बुद्धा किस प्रकार से वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को दिखाता है, तो इस प्रकार की लाइनें आप उसमें लिख सकते थे। और उसके बाद में देखिए क्या आता है, तोरना के बाद में आता है ये हमारा यहाँ पे वैदिका आता है। वैदिका वैसे यहाँ पे इसके आर पार देखिए चक्कर काटते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप, इस पिक्चर में वैदिका वैसे दिया नहीं है, वैदिका होना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर में नहीं दिया है वैसे। और देखिए इसके बाद आता है मेदी यहाँ पे होता है। ये देखिए जो हमारा ये हेमिस्फेरिकल जो ये है, देखिए ये जो आकार है ना, ये अंडे आकार का है, और जो इसके नीचे है वो एक प्रकार से कच्ची ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। तो उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है मेदी ने। और उसके बाद में आता है देखिए जो इसको अंडा कहते हैं, और उसके बाद में आता है हर्मिका। ये देखिए हर्मिका है, और सबसे ऊपर जो ये 3 ये हैं छत्रा। छत्रा क्या संदेश देते हैं? देखिए 3 तरह का संदेश ये देते हैं, बुद्धा, और उसके बाद में धम्मा और संघा। कहने का मतलब ये है कि बुद्धास किस प्रकार के रूल्स को फॉलो करते थे, कैसे मिलके रहते थे, वो संघा होता है। धम्मा उनके डॉक्ट्राइन्स क्या है, वो धम्मा में आता है। और तीसरे में चक्कर में ये है, ये बुद्धा यहाँ पे दिखाते हैं। तो 3 यहाँ पे चक्कर हैं, इनको छत्रा कहते हैं। तो यहाँ पे आप चक्कर भी काट सकते हो। तो बस यही है, ये सब कुछ है। तो काफ़ी तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए स्तूपा पे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो छत्रा क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछ सकते हैं, तोरना पे क्या चीज़ अंकित होती है, मेदी क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं वो। तो आप ध्यान से देख लीजिए इन्हें।
और आगे देखिए, आगे आता है, और जो सबसे फेमस जो दो स्तूप थे वो थे सांची का स्तूप जो अशोका ने बनवाया था, और भारूट का स्तूप जो संगा डायनेस्टी ने बनवाया था। उसके बाद में आता है देखिए ये जो केव्स, मौर्यन टाइम्स में जो केव्स थी, अगर देखिए मॉडर्न टाइम्स की केव्स की बात की जाए तो केव का जो आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है वो मौर्यन टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए तो केव्स की शुरुआत हो गई थी, और केव्स का यूज किया जाता था चैत्य और विहार के लिए। विहार मतलब रहने के लिए, और चैत्य मतलब प्रेइंग हॉल के लिए, मतलब यहाँ पे पूजा की जाती थी। और इसके अंदर में देखिए ऐसे होता था उस टाइम पे, केव्स जब से सबसे शुरुआत हुई थी ना, तो अंदर एक प्रकार से तोड़ दी जाती थी, अंदर एक जगह बनाई जाती थी ऐसे, और उसको पॉलिश्ड शेप दी जाती थी ताकि उसको रहने लायक या फिर पूजा करने लायक बनाया जाता था। तो ये जो पिक्चर है वो है बारबरा केव्स की, ये एक प्रकार से मॉडर्न टाइम से बनाई गई थी। और उसमें देखिए कई बार तो ऐसा होता था जो गेटवे होता था वो भी, उसको भी एक आर्टिस्टिक शेप दे दी जाती थी, और एक प्रकार से विहारा की तरह और चेता की तरह इसको यूज किया जाता था। इवन जैन मॉन्क्स और आजीविका के द्वारा भी इन्हें यूज किया जाता था। उसके बाद में आते हैं देखिए स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स जो हैं वो एक प्रकार से मॉडर्न टाइम्स में यक्ष और यक्षिनी की फोटो होती थी। यहाँ पे यक्ष और यक्षिनी की फोटो, क्या सिग्निफिकेंस है इनका? देखिए यक्ष और यक्षिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है धरती के नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करते हैं, कुबेर के तौर पे भी इनको जाना जाता है। और काफ़ी जगह पे इनकी पिक्चर मिलती है यक्ष और यक्षिनी की, जैसे परखाम एक जगह है यूपी में, वहाँ पे मिलती है। पवैया एक जगह है ग्वालियर में, वहाँ पे इनकी फोटो मिलती है। यक्षिनी दीदारगंज में बिहार में पाई जाती है, बेसनगर यूपी में भी यक्षिनी की फोटो मिलती है। तो काइंड ऑफ जगह देखिए, जगह बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो तो आप किसी सोर्स को रेफर करोगे तब धीरे धीरे करके याद हो पाएगी। लास्ट में हम जगह से रिलेटेड एक वीडियो बना सकते हैं लास्ट में। और उसके बाद देखिए जो बुद्धिज्म है, यानी जो यक्ष और यक्षिनी की जो ये चीज़ है वो हर धर्म में यूज की जाती है, इवन हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही धर्म तक ये लिमिटेड है यक्ष और यक्षिनी। जैसे हिंदुइज्म की बात की जाए तो एक तमिल टेक्स्ट है जिसका नाम है शिल्पादिग्राम, यहाँ पे यक्ष और यक्षिनी का जिक्र मिलता है। उसके बाद में अगर देखिए पोट्री की अगर बात करें तो आप पोट्री यूज होती थी यहाँ पे NPBW, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसमें ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, लस्ट्रस पॉलिसीज होती थी। तो याद करिएगा जो पोट्री यूज होती थी मौर्यन टाइम्स में वो यूज होती थी NPBW। उसके बाद में देखिए थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं ये पोस्ट मौर्यन आर्ट। पोस्ट मौर्यन आर्ट में तो देखिए वही है चैत्य और विहार, जैसे काफ़ी फेमस है। एक महाराष्ट्र में कार्ला चैत्य है वो काफ़ी फेमस है। और अगर विहार की बात की जाए तो नासिक विहार है अजंता केव्स के अंदर में, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। तो अब आते हैं देखिए जो आता है वो हमारा गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो कल डिस्कस या फिर जब भी अगला आर्ट वो लेक्चर डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। जो 3 स्कूल्स हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती, 3 स्कूल्स जो हैं। गुप्ता आर्ट को देखिए, गुप्ता आर्ट को एक प्रकार से गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का। यहाँ से टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी और ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट हुई थी पेंटिंग्स के क्षेत्र में भी। गुप्ता का धर्म तो वैसे देखिए ब्राह्मणिकल, उनका हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया था, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट किया था। और अर्लीस्ट जो गुप्ताज आए थे, शुरू में जो गुप्ताज आए थे, उन्होंने हिंदू आर्ट को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद वालों ने एक प्रकार से बुद्धिस्ट आर्ट को भी सपोर्ट किया था। और केव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे। अगर केव्स की बात की जाए तो 2 सबसे ज़्यादा फेमस जो गुप्ता के केव्स हैं वो है अजंता और इलोरा। अजंता केव्स और इलोरा केव्स। अब देखिए सबसे पहले हम अजंता केव्स को डिस्कस करते हैं। अजंता जो केव्स हैं वो, उनका स्थान जो है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद में, वहाँ पे हैं ये जो अजंता केव्स हैं। और टोटल देखिए अजंता में 29 केव्स हैं और सारे के सारे बुद्धिस्ट इन थीम्स हैं। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है क्या अजंता केव्स सारी बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड रहती हैं? जी हाँ, तो अजंता केव्स जो भी हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। और केव्स 19वीं शताब्दी में इनको डिस्कवर किया गया था और ये बनाई गई थी 200 BC से लेकर 650 AD तक के बीच में, समझ गए। उसके बाद में आता है कि देखिए क्या 29 जो केव्स हैं उसमें से कितने चैत्य थे, कितने विहार थे? तो ये याद रखिएगा 4 चैत्य थे, बाकी सारे विहार थे। तो चैत्य किस लिए यूज होता था बताइए? चैत्य यूज होता था प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए। और विहार किस लिए यूज होता था? रहने के लिए। तो अजंता केव्स में से 4 चैत्य हैं, 25 विहार हैं। जो शेप होती थी अजंता की, देखिए वो जो शेप्स होती थी ना वो ऐसे होती थी परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये पहाड़ी है तो पहाड़ी के परपेंडिकुलर अजंता की शेप्स है, और जबकि इलोरा की ना स्लोप पे है, जैसे ये पहाड़ी ऐसे जा रही है तो उसी स्लोप पे है शेप, और इनकी परपेंडिकुलर है पहाड़ी से, अजंता वालों की। और अभी हम अजंता ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से पेंटिंग की जाती थी अजंता में। अजंता में देखिए जब पेंटिंग करते थे ना जो केव्स के अंदर में, सबसे पहले देखिए जो भी रफ सरफेस होता था, मान लीजिए दीवार है
तो काउडंग यानी गाय के गोबर और जो राइस हस्क है उन दोनों को मिला दिया जाता था और रफ सरफेस पे सबसे पहले जो ये मिश्रण है काउडंग और राइस हस्क का उसको लगा दिया जाता था। बाद में इस पे लाइम प्लास्टर है वो भी पोत दिया जाता था और इसे तब तक इसको ऐसे ही मेंटेन किया जाता था जब तक ये सूख ना जाए। सूखने के बाद में यहाँ पे रंग लगाया जाता था। तो इस टेक्निक को कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। सबसे पहले काउडंग प्लस में राइस हस्क लगाया, उसके बाद में लाइम प्लास्टर लगाया और जब ये सूख गया तब उसके बाद में कलर्स लगाया। तो इस टेक्निक को कहते हैं फ्रेस्को टेक्निक। और काफ़ी तरह की थीम्स हैं जो ये अजंता केव्स हैं। जातक स्टोरीज यानी बुद्धिस्ट के पिछले जन्म की, बुद्धा के पिछले जन्म की स्टोरीज भी, उनका भी पेंटिंग्स में वर्णन किया गया है, पेंटिंग के थ्रू उनको बताया गया है। और काफ़ी तरह की इसमें देखिए 5 जो हैं वो हिमयाना से संबंध रखती हैं, बाकी सारी जो है महायाना है। तो हिमयाना महायाना क्या होते हैं, ये देखिए बुद्धिज्म की फॉर्म है। 5 जो हिमयाना है ये एक प्रकार से लेसर व्हीकल होता था। देखिए शुरू में जब बुद्धिज्म आया था ना, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको फॉलो करने की काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। लेकिन महायाना के टाइम में जो कंडीशंस थी काफ़ी एक प्रकार से लिबरल हो गई थी। जैसे सोना वगैरह वो लेने लग गए थे, वुमेन वगैरह को भी एंटर करने दिया था। इस प्रकार से काफ़ी तरह की चीज़ें थी जिससे लिबरल हो गया था ये। और ये काफ़ी सारे लोग इसको महायाना को फॉलो कर सकते थे, तो इसको लार्जर व्हीकल भी कहते हैं। तो 5 थे इसके हिमयाना के, बाकी थे 24 थे वो महायाना के। और कई जो सबसे फेमस जो इसके पिक्चर्स हैं वो मिलते हैं। देखिए जैसे डाइंग प्रिंसेस है, ये डाइंग प्रिंसेस है, जैसे प्रिंसेस की मौत हो रही है तो ये सबसे फेमस है। तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली पूछ सकती है कि मान लीजिए डाइंग प्रिंसेस की फोटो कौन सी केव्स में है, तो ये अजंता केव्स में है। उसके अलावा फ्लाइंग प्रिंसेस है, पहले वाली डाइंग थी उनकी मृत्यु हो रही थी, ये है फ्लाइंग अप्सरा, समझ गए, फ्लाइंग अप्सरा, तो ये भी अजंता में है। उसके बाद में एक और जो सबसे फेमस है वो है प्रीचिंग बुद्धा। इसमें नहीं है, प्रीचिंग बुद्धा तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, बुद्धा पूजा कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं, वो फोटो है वो आती है प्रीचिंग बुद्धा की अजंता में। और वो तो देखिए काफ़ी जगह भी आती है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनता। आगे आती है देखिए इलोरा की केव्स। इलोरा की जो टोटल केव्स थी वो थी 34 यानी 34 में से देखिए 17 थी वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती थी और जो 12 थी वो करती थी जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, और जो बची हुई 5 थी वो जैनिज्म से। ये 34 केव्स थी इलोरा के अंदर, ये भी महाराष्ट्र में है। और तीनों धर्मों के, यानी अजंता सिर्फ हिंदू बुद्धिज्म से बिलोंग करती थी, और जो ये है ये तीनों धर्मों के लिए है, हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए। और इसके अलावा देखिए जो 3 केव्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं इसमें वो ये हैं। एक तो 14, 15, 16 नंबर की केव्स, ये नंबर याद मत रखना, 14, 15, 16 ये तो वैसे ही है। जो रावण की खाई केव्स है, ये देखिए रावण ने एक प्रकार से कैलाश पर्वत को उठा के रखा है। रावण की खाई जो केव्स है ये काफ़ी फेमस है, एलोरा में है ये। उसके अलावा 10 अवतार केव्स हैं, नाम है ये केव्स का 10 अवतार केव्स। 10 अवतार के केव्स के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस नाम याद रखिएगा। 10 अवतार केव्स जो है वो एलोरा के अंदर में आती है। कैलाश टेम्पल है वो भी एक प्रकार से एलोरा गुफा के अंदर में ही आते हैं। कैलाश वो वाला कैलाश नहीं जो एक प्रकार से जो बर्फ वाला कैलाश है, ये दूसरा कैलाश है, मतलब एक प्रकार से कॉपी की गई थी। तो ये कैलाश जो टेम्पल है वो कौन सी गुफाओं के अंदर में आता है, तो याद रखिएगा एलोरा गुफा के अंदर में ही आते हैं। और उसके बाद में देखिए ये भी काफ़ी फेमस थी जो केव्स हैं, जो ये कौन सी केव्स हैं, एक सेकेंड आप रुकिए, ये नासिक की केव्स हैं, नासिक की केव्स हैं ये, और इनको कहते हैं पांडवालेनी केव्स। 1st सेंचुरी एडी के आसपास इन्हें बनाया गया था, 1st सेंचुरी एडी, पांडवलेनी ये केव्स हैं। और देखिए अजंता के टाइम्स में और भी काफ़ी तरह की केव्स हैं। एक हमने डिस्कस करी अजंता, दूसरा हमने डिस्कस करी इलोरा, तीसरे नंबर पे बाग केव्स हैं, वो मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल अजंता की तर्ज पर हैं। चौथे नंबर पे जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ जो केव्स हैं वो गुजरात में हैं। जूनागढ़ केव्स में बस आपको एक बात ये याद रखनी है, उसमें जो केव्स हैं ऐसे बनी होती हैं सीढ़ियों के आकार में, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, बाद में सीढ़ियों के आकार में है। तो बस याद रखिएगा जूना केव्स भी ये थी, गुप्तास के टाइम में बनाई गई थी। 5वें नंबर पे है वो नासिक केव्स है, नासिक केव्स हमने ये डिस्कस करी अभी, पांडवालेनी केव्स भी इसमें है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूं पूछेंगे अजंता केव्स किसके टाइम में बनाई गई थी, किसने बनवाया था, ये किसने बनवाया था, और जो ये वैसे है पांडवालेनी केव्स, पांडवालेनी जो केव्स है वो कहाँ पे हैं, तो नासिक में है। ये सब चीज़ें हैं ना वो आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। कल हम जब भी हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे तो इसको आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।